हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हमारी इग्नू में बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। उसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगा। दोस्तों, जो आपका फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 है उसमें एक सब्जेक्ट है BECC 102 मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। उसका आज थर्ड लेक्चर है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। दोस्तों, मैं हूं आपका समीर भैया और आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे से चैनल सैमिकॉन इग्नू क्लासेस पर। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इग्नू का बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कंप्लीट हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। अभी तो हमने शुरुआत करी है और आप देखना आपका सारे का सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट, मैं ट्राई करूंगा कि सारे सब्जेक्ट आपके प्यारे से चैनल पे हम अपलोड करवा दें। बस उसके लिए हमें आपका प्यार चाहिए, आपका आपका सपोर्ट चाहिए। जो सब्जेक्ट मुझे आते हैं वो मैं अपलोड करवाऊंगा और जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आते वो दूसरी फैकल्टी को बुलाकर उनसे अपलोड करवाऊंगा। तो लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। ओके, तो टॉपिक का नाम है हमारा यूनिट नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। जल्दी से कॉपी में हेडिंग लिखिए और बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। देखो, पहले आप ये समझना कि रिलेशंस एंड फंक्शन जो हमें क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बेसिकली जो भी हमने सेट्स के बारे में नॉलेज ली है, जो भी हमने इससे पहले के लेक्चर में सेट थ्योरी पढ़ी है, उस उन्हीं सेट थ्योरी के सब सेट के रिलेशन, मतलब हम लोग उसके ही रिलेशन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी सबसेट है, अगर मैं उन सबसेट का कुछ प्रोडक्ट निकालूं, मान लो मैं कुछ सबसेट्स का कुछ प्रोडक्ट निकालूं, तो उस प्रोडक्ट के रिजल्ट को यहाँ पर रिलेशंस बोलते हैं। और फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस मतलब जो भी हम लिखते हैं एक्स और वाई का रिलेशनशिप, जो डिफाइंड रिलेशनशिप होता है उसे हम यहाँ पे फंक्शन बोलते हैं। क्या? जो डिफाइंड रिलेशनशिप होता है उसे हम यहाँ पे फंक्शन बोलते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। अब जो मैं यहाँ पे आपसे टॉपिक नंबर 1 कवर करवा रहा हूँ उसका नाम है ऑर्डर पेयर। देखो, यहाँ पे हम लोग उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, और जब भी आपका यहाँ पे सिलेबस कवर हो जाएगा फिर दोस्तों मैं आपके साथ पास्ट ईयर पेपर कवर करूंगा। पास्ट ईयर पेपर करने के बाद आपको नॉलेज मिलेगी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक लेक्चर पहले, एक लेक्चर से ये तुम्हारा थर्ड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनवाई है, उनको आप जरूर नोट करिएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो आप प्लीज उस लिस्ट को जरूर बना लीजिए अगर आपने नहीं बनाई है। और अगर आपने बना ली है तो ये जरूर देखिएगा कि जो भी हम क्लास में टॉपिक कवर कर रहे हैं क्या वो टॉपिक वहां पे कवर है या नहीं है। ठीक है, चलिए। देखो, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास में एक पेयर है ए कॉमा बी। अब इसमें जो ए होता है ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। और जो बी होता है वो सेकंड एलिमेंट होता है। तो ध्यान रखना, इसका फर्स्ट एलिमेंट होना, सेकंड एलिमेंट होना मैटर करता है। मतलब आप ये सोचो कि सर फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर दो सेकंड एलिमेंट से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम ही मान के चलते कि ए कॉमा बी जो होता है वो बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दैट। देखो, ये दो प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। यदि यहीं पर ही एक रिलेशनशिप ये है और एक रिलेशनशिप ये है तो ध्यान रखना ये दोनों सेम बातें हो सकती है, क्योंकि ये आपका सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट्स का इधर उधर होना, प्लेस चेंज करना कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट थ्योरी में एलिमेंट्स का इधर उधर होना कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हमारे पास सेट 1 2 3 है और मतलब 1 2 है और एक सेट 2 1 है, तो ये सेम सेट होंगे। लेकिन वहीं अगर ये वाला ब्रैकेट ना होके ओपन ब्रैकेट हो तो 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1। क्लियर हुई? तो व्हाट अबाउट द ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट इंपॉर्टेंस अलग है और सेकंड एलिमेंट की इंपॉर्टेंस अलग है। क्लियर है ये मेरी बात आपको? इससे आप एक प्रकार से ग्राफ से समझ सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं तो आप इसको उस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में x है, ये मेरे पास में y है। मैंने यहाँ पे एक बंडल बोला 10, 20। तो आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 20, 10 हो गया ना, 20, 10, तो वो फिर इधर कहीं आ जाएगा 20, 10। तो आप मुझे बताओ, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट डिफरेंट है ना? हाँ या ना? क्लियर कह रहा हूँ मैं आपको? बढ़िया कह रहा हूँ ना ये वाली बात?
तो इस चीज को आप ध्यान रखना, इसे हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर बोलते हैं। आपको समझना है बस, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे फिर मेरे लिए आसानी होगी आपको समझाना है। ये बात समझ में आ गई आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है और सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, और इसलिए हम यहाँ पे इनको जो है इनके ऑर्डर को मैटर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं ऑर्डर पेयर। क्लियर? अच्छा, छोटी सी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मेरे साथ में जल्दी से। एक डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज let x and y be any two non-empty sets such that x belongs to capital X and small y belongs to capital Y, and ordered pairs, इसको अगले लाइन में लिखेंगे हम लोग, and ordered pairs x comma y, small x comma y is a pair। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इस बात को अंडरलाइन कर देना, ऑर्डर पेयर्स वाली बात को, ठीक है? मतलब मैं तुम हाईलाइट कर रहा हूं, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? इज अ पेयर such that x comma y is not equals to y comma x if x is not equals to y। this implies that this implies that this implies that x y is equals to yx। it is possible if and only if when x is equals to y। क्लियर है ये मेरी बात आप लोगों को? तो इसे हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं कि हमारा ये जो टर्म होगा ये बराबर नहीं होगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है x को हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं और y को हम यहाँ पे सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। तो ऑर्डर पेयर समझ में आ गया आपको बढ़िया तरीके से। नाउ अब आप हेडिंग लिखिएगा, अगली दूसरी छोटी सी हेडिंग, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सेट्स। ठीक है, बहुत इजी है, मैथमेटिक्स सामने इसको टफ समझा हुआ है, पर ये बहुत इजी है। हेडिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या, मान लीजिए मेरे पास में दो सेट्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर मैं दो सेट का, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज मैंने बोला कि एक मेरे पास में सेट है एक्स और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, मान लो इसमें एलिमेंट्स हैं x1 x2, और एक है मेरे पास सेट y, इसमें एलिमेंट है y1 और y2। और अगर मैं यहाँ पे x क्रॉस y कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, x1 x2 का मैं क्रॉस कर रहा हूं y1 y2 से। तो इसको मैं किस प्रकार लिखूंगा, ये आ जाएगा x1 y1 x1 y2 एंड x2 y1 और x2 y2। क्लियर? तो ये आपको हो गया यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आई मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से? इसको आप यहाँ पे बच्चा कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलोगे। अब इस चीज को इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। कंसीडर, देखो नोट्स जरूर बनाओ आप अपने पास, ठीक है। कंसीडर टू सेट्स x and y with their elements the set of all ordered pairs the set of all ordered pairs x comma y where x belongs to capital X and y belongs to capital Y is called Cartesian product of
एक्स इंटू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है जी, चलो ये यहाँ पे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगली हेडिंग की। द हेडिंग इज अ रिलेशन। देखिएगा आप लोग मेरे साथ में, रिलेशंस। ठीक है जी, रिलेशंस। रिलेशंस क्या होता है? देखो, आप जब भी कहते हो कि आपका कोई भी सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो उसे आप रिलेशन कहते हो। जैसे आपने बोला था ना अभी, ये एक्स क्रॉस वाई जो था, एक्स क्रॉस वाई, और मैंने नाम दिया था आपको x1 y1, x1 y2, x2 y1 और x2 y2, है ना। तो ये आपके पास में क्या आता है, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। अब इसका जो ये नंबर है x1 y1, या ये है या ये है या ये कोई भी अलग से, तो ये जो वैल्यूज है दीज आर बेसिकली सबसेट्स। मतलब इनके अंदर जो वैल्यूज है उन्हें क्या हम बोलेंगे बच्चा, सबसेट। ये क्या हमारा सबसेट। तो कोई भी सबसेट अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का है, मतलब इसका कोई भी सबसेट है, तो ध्यान रखना उसे हम लोग रिलेशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसे हम लोग? रिलेशन। रिलेशन मतलब अ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, कोई भी सबसेट अगर है तो उस सबसेट को जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हो, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को आप रिलेशन नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हो उसे? रिलेशन। और ध्यान रखना इसकी रिलेशन की खास बात क्या होती है कि ये जो रिलेशन होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसके ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या होता है कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है, तो उन दोनों एलिमेंट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मतलब आप बोलो, जैसे मैंने एग्जांपल कोई भी उठा लिया, मैंने यही उठा लिया x1 y1। ठीक है, तो ये हम x1 y1 की बात कर रहे हैं। या आप उठा लो एग्जांपल x1 y2, आप इसे उठा लो। तो पहला एलिमेंट x1 है, दूसरा एलिमेंट y2 है, तो मैं इस एलिमेंट की या इस सबसेट की यहाँ पे बात कर रहा हूं। यहाँ पे मेरी बात आपको सही में आ गई बढ़िया तरीके से। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे जो भी सेट की बात करते हैं, सबसेट की बात करते हैं, वो यहाँ पे इसका रिलेशन होता है। समझ में आई है मेरी बात आपको क्लियर तरीके से, बढ़िया तरीके से? अच्छा, मैं ना बार बार इंटरेस्टेड होता हूँ एक बात में कि जो भी चीज मैं आपको ओरल समझा रहा हूँ उसे जल्दी से कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके लिखवाता चलता हूँ सारी बातें। लिखिएगा, एनी सबसेट, any subset of a Cartesian product, Cartesian product, Cartesian product of a set is called a relation। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन आप याद कर लो कि व्हाट इज रिलेशन, एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। पहले मैं समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। ठीक है, a relation, a relation is a set, a relation is a set of ordered pairs, of ordered pairs। ठीक है, a relation is a set of ordered pairs if x and y, if x and y are two, if x and y are two non-empty sets, non-empty sets, and there is a set p, there is a set p, there is a set p। ठीक है, such that p कह सकते हो, p is a subset of x क्रॉस y। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो p है, यहाँ पे जो p मैंने आपको बताया है, p इज अ रिलेशन। ये एक प्रकार का आपका रिलेशन है। ठीक है, कोई भी आप नाम ले सकते हो। देखो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने बताया था ना ये वाला, तो ये आपका p हो गया। अब p में आपने ये वाला नंबर लिया, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। मान लो अगर ये p है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी लिख नहीं रहा, मैं जनरलाइज आपको फॉर्म में समझा रहा था। समझ में आ गई मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से, क्लियरली? ठीक है, जो गाइस पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए जो भी हमारे पास है, फिर हम इनके सबके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे पहले
चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। न्यूमेरिकल में पूरा ब्लॉक वाइज करवाऊंगा, पूरे ब्लॉक के एक साथ न्यूमेरिकल ले आऊंगा। ठीक है, पूरे ब्लॉक के मैं एक साथ न्यूमेरिकल ले आऊंगा। राइट, ठीक है बेटा, तो यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब इसका अगला जो टॉपिक मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, देखो अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ में, हेडिंग है डोमेन, हेडिंग है बेटा डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। देखो हम अभी ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट था, हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट था, और उसमें से हमने ऑब्वियसली बात है हमने एक सबसेट निकाला, सबसेट ऑफ सेट निकाला। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था रो, रो या पी, जो कुछ भी आप कह सकते हो। ये जो सबसेट है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक्स था हमारा x1 x1 x2 और y था आपका y1 y2। तो ध्यान रखना अगर मैं आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, ठीक है, तो ये आपका x1 y1 x1 y2 x2 y1 x2 y2। ठीक है जी, ये बात आपको समझनी है। राइट, अब इसमें से कोई भी आपने सबसेट मान लिया, मान लो मैंने ये वाला सबसेट उठा लिया। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया पी। तो ये पी जो है ये किसका सबसेट है, ये एक्स क्रॉस वाई का सबसेट होगा, और ये बात मैं आपको भी बता चुका हूं। अब कंसेप्ट क्या है, मान लो मैंने यही उठाया, ये x2 और y1 है। तो ध्यान रखना इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे आप डोमेन नाम दोगे, इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसको आप रेंज नाम दोगे। क्लियर है ये बात मेरी आपको? क्या बोला मैंने कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सबसेट है या सेट है उसे आप डोमेन नाम दोगे, और जो सेकंड एलिमेंट है उसे आप रेंज नाम दोगे। और वो किसकी बात हो रही है, वो एक ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है। दिस इज द बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका जो जो एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट एक्स हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे y हो जाएगा। तो व्हाट इज द डोमेन, कोई पूछेगा डोमेन क्या है, तो डोमेन को आप लिखने में ऐसे कह सकते हो कि डोमेन ऑफ द सबसेट। मान लो मैं इसी सबसेट की या रिलेशन की बात करूं, मान लो ये रिलेशन है ना, सबसेट है तो ये रिलेशन है। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन इज व्हाट, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल x व्हिच इज बिलोंग्स टू कैपिटल X। मतलब ये स्मॉल x है, राइट, व्हिच इज बिलोंग्स टू कैपिटल X। देयर एग्जिस्ट, लिखने की लैंग्वेज है ये याद रखना, there exists there is y also which is belongs to capital Y। ठीक है, और and we know that the bundle is x y which is belongs to the row या p। ये एक्चुअल स्टेटमेंट है, दिस इज बेसिकली एक्चुअल स्टेटमेंट, यू नीड टू लर्न दिस स्टेटमेंट। ठीक है, भूलनी नहीं है ये बात आपको। और ये जो मैंने समझाया वो एक अलग है, वो तो फिर समझाने के पॉइंट से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो जैसा आपके यहाँ पे डोमेन की डेफिनेशन हो गई, वैसे ही बेटा रेंज की डेफिनेशन होगी। रेंज आपका सेकंड टर्म होता है, तो रेंज को लिखने में आप लोगों का यहाँ पे रेंज ऑफ पी, और यू कैन से दैट रो दैट इज y belongs to capital Y, there exist x which is belongs to capital X, और यहाँ पे x, y है which is belongs to the रो और p। ध्यान रखना मैं इसको रो भी बोल सकता हूँ p भी बोल सकता हूँ, एक्चुअली ये रो होता है लेकिन टेक्निकली हम इसको p बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है मेरी? तो बेटा ये डोमेन और रेंज का रिलेशन है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम जब भी हमारा ब्लॉक हो जाएगा पूरा तो फिर हम लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, सीधे सीधा क्वेश्चंस हम इसके प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो अगला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट है, मतलब अगला टॉपिक नहीं, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने रिलेशंस पढ़ा है, वो प्रॉपर्टीज आपको इधर थोड़ी समझ लेनी है कि प्रॉपर्टीज क्या है। इस प्रकार आपको ये याद रखनी है। देखो मेजर लेवल पे 5 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, आसान तरीके से समझ लेते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है x, ठीक है, लेट x बी अ सेट। मान लो एक मेरे पास में सेट है x, ठीक है, और एक उसका मैंने सबसेट मान लिया p, और उसको आप, और वो जो p है जो एक प्रकार का रिलेशन है। ठीक है बेटा, ये हो गया रिलेशन।
अब इस रिलेशन को तुम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो कि x में ये ऐसे होगा, ये जो p होगा ये सबसेट होगा x स्क्वायर यानी x क्रॉस x का। ठीक है, अब इसमें 5 प्रॉपर्टीज जो है मैच होंगी। कौन कौन सी? सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। क्या है? रिफ्लेक्सिविटी। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, वो खुद से कंपेरेबल होता है, यानी वो खुद से बेटर होता है। यानी अगर आप बोलते हो कि सर आई हैव ओनली वन एक्स, एलिमेंट एक ही है, तो वो एक ही एलिमेंट डिनोट किया जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब कि जैसे आप कह रहे थे ना अभी मेरे से यहाँ पे कि जैसे रो है, तो रो एक प्रकार का सबसेट है, तो आप इस रो को आप x कॉमा एक्स बोलोगे। आप समझे मेरी बात को? आप x कॉमा एक्स बोलोगे। समटाइम हम ये कहते हैं ना कि मैं खुद से अच्छा हूं, या मैं खुद, मतलब हम जब खुद से खुद को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब हम खुद को खुद से कंपेयर करते हैं तो वहां पे रिफ्लेक्सिविटी होता है। लेकिन लिखने का तरीका कि मान लीजिए मेरे पास x एलिमेंट है, तो मैं सेकंड एलिमेंट भी x लिखूंगा। मतलब इधर x कॉमा y अगर बंडल है तो मैं x इक्वल्स टू y बोल दूंगा। तो वी कैन राइट x कॉमा एक्स। मैं x कॉमा y को x कॉमा एक्स अगर लिख देता हूं तो हमारा जो ये बंडल होगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको? वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आपको बेसिक आइडिया लेना है, बाकी पूरा फोकस हमें क्वेश्चंस पे करना है। नो नीड टू फोकस इन अ वेरी डीप लेवल। ठीक है, सिर्फ आपको डेफिनेशन क्लियर करनी है। आप ये कह सकते हो कि जो P है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। इट इज रिफ्लेक्सिव, इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और कैन से दैट तभी पॉसिबल होगा फॉर ऑल x which is belongs to x, where x comma x belongs to p। ठीक है, अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि x comma x is not belongs to p तो आप इसे बोलोगे इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या नाम दोगे इसे? इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा, एक तो ये टर्म हो गया। दूसरा है हमारे पास सेकंड टर्म, या आप इसको ना, इसको आप सेकंड ही बोल दो। ठीक है, इससे आप सेकंड टर्म बोल दिया, फिर आप इसको चार टर्म कह सकते हो, चार प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर मतलब इसको मिलाओगे तो ये पांच हो जाएंगी। सेकंड है बी है, बी है सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान रखना, यदि मेरे पास में एक एक रिलेशन है, मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है या सबसेट है, लेट सपोज दैट इज एक सेट है x कॉमा वाई। ठीक है, एक मेरे पास है x कॉमा वाई और एक है मेरे पास में y कॉमा एक्स। तो ये सिमेट्रिक, मतलब अगर ये सेम हो गए, सिमिलर हो गए, समझ रहे हैं मेरी बात, कि हम x को y के जगह, y को x के जगह रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। यू कैन से दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। समझ में आई मेरी बात आपको? सिमेट्रिक किसे कहते हैं? ठीक है, एक बार लिख देता हूं, P is called symmetric if for all x comma y which is belongs to the P, और y comma x which is also belongs to the P। ठीक है, ये है ना, दोनों ही आपके उसको रिलेट करेंगे, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन होगा। द रिलेशन इज सिमेट्रिक, मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा था ना, आई थिंक दिस x1 y2 है, ठीक है, और अगर इसके अंदर y2 x1 होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता। मतलब जैसे x1 y2 है ना, अब अगर इसमें y2 x1 भी होता तो फिर ये जो रिलेशन होता है सिमेट्रिक हो जाता। ठीक है बेटा, तो में आगे सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको, फिर तो हमारा मेन फोकस क्वेश्चंस की तरफ होगा। ये हमारा एंटी सिमेट्रिक हो गया। एंटी सिमेट्रिक इसका उल्टा होता है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? ये तब होता है, इसका मतलब जब x, y
हमारे पी को बिलोंग करेंगे और y कॉमा एक्स भी मेरा बेसिकली x कोमा वाई पी को बिलोंग करेंगे, y कोमा एक्स भी मेरा p को बिलोंग करेगा। ये इंप्लाई करेगा जो x है वो y के बराबर है। यदि ये देखो सिमेट्रिक तो सिमिलरिटी के लिए आता था, एंटी सिमेट्रिक इक्वालिटी के लिए आ गया कि अगर ये जनरली इक्वल है तो फिर सिमेट्रिक थोड़ी हुआ है, इक्वालिटी आ गई। ठीक है, तो इसे आप एंटी सिमेट्रिक बोलोगे। यहाँ पे फोर्थ वन है या डी है यहाँ पे, दैट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास में तीन सेट है एक्स वाई और जेड। मैंने बोला कि एक्स वाई के साथ एक मेरा रो क्रिएट हो रहा है, एक्स वाई है जो मेरा पी से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक रिलेशन से। ठीक है, और वाई जेड एक रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ये इंप्लाई करेगा जो एक्स और जेड है वो भी उसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। मतलब मेरे पास इस प्रकार का रिलेशन है तो एक्स टू वाई, वाई टू जेड, देन एक्स टू जेड भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव का मतलब हो जाता है कि मान लीजिए एक्स टू एक्स, एक्स बेटर देन वाई है, वाई बेटर देन जेड है, तो इंप्लाई करेगा कि जो एक्स है वो जेड से बेटर है। क्लियर हुई मेरी बात, एक्स जो है वो जेड से बेटर है। तो ये इन सब चीजों को इंप्लाई करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से? ठीक है, बस एक आइडिया लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम इसके जो है क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अब हम इसके बाद में फंक्शंस की बात करेंगे बेटा। ठीक है, फंक्शंस हेडिंग लिखिएगा आप मेरे साथ में इधर, फंक्शंस। ठीक है, अच्छा फंक्शंस में ना मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है और वो वीडियो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ, तो आप जो है कंटिन्यू पूरा लेक्चर देखना। फंक्शंस के बारे में है वो कनेक्ट कंप्लीट, वो फंक्शंस की मैं पूरी वीडियोस में अटैच कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो वो आप पूरी वीडियो देखिएगा एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए जी, तो सबसे पहले मैं आपको इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताता हूँ। देखो बेटा, मैं आपको अभी फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जरा समझेगा। देखिए स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी, आर टू नॉन एम्पटी सेट्स, then a function from set A to B, set A to B, set A to set B, basically आप set B लिख लो, set B is a correspondence, is a correspondence or an association or a mapping or a mapping और अ रिलेशन, मतलब ये स्टेटमेंट काफी अच्छी हो गई है। और अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सच दैट एवरी एलिमेंट, देखो बेटा इस चीज को अलग पॉइंट से लिख रहा हूं मैं, एवरी एलिमेंट, such that every element of set A is associated with exactly one element of B, exactly one element ऑफ बी। ठीक है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। अब देखो बेटा, ये जो मैंने आपको बात बताई, सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन करो। सबसे पहले बात, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। क्या है जी, देखो इसके ऊपर की कहानी है तो चलो हमने मानी कि कहानी वाली बात है, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो।
कहते हैं जैसे मान लो आपके पास बेटा दो सेट है, सेट ए और सेट बी, ठीक है। अब सेट ए का जो जो हर एक एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली एक एलिमेंट से कनेक्ट करेगा, समझ लो। कुछ लोग बेटा इसको एट मोस्ट भी कहते हैं, ठीक है, वो एक कंसेप्ट भी हो जाता है। कुछ लोग बेटा इसको एग्जैक्टली भी कहते हैं। अब इसका जस्ट मीनिंग समझना यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझना इधर वो क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास मान लो ये दो सेट्स है, दो सेट हमने मान लिए, ठीक है जी, सेट ए और सेट बी। मान लो यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, गॉट इट। चलो 9 भी मान लो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है जी। तो अब बेटा अब ऐसा देखो, जैसे हमारे पास में दो कॉलम्स हैं, ठीक है, दो कॉलम्स हैं, ये मान लो ये ए है और ये सेट बी है। अब इन्होंने क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये देखो लाइन पढ़ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट की हर मतलब हर एलिमेंट इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब हो जाता है कनेक्टिविटी होना विद एग्जैक्टली वन कह सकते हो, फिर एटमोस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब हो गया कि हमने अगर 1 की कनेक्टिविटी 5 से करी, ठीक है जी, 2 की कनेक्टिविटी 6 से करी, 3 की कनेक्टिविटी 7 से करी, एंड 4 की कनेक्टिविटी हमने 8 से करी, कुछ भी तरीके से करी, या तो हम ऐसे करी या फिर हमने, अब ऐसे देखो समझना, हमने एग्जाम्पल हमने मान लो 3 की कनेक्टिविटी यहां से कर दी, 4 की 7 से कर दी। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है कि 2 का कनेक्टिविटी 6 से हो रही है, 3 की कनेक्टिविटी 6 से हो रही है। कहने का पॉइंट ये हो गया इधर के कि यहाँ पे इसका हर जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली एक के साथ में है, समझ लो इसकी। अब देखो अगर मैं यहां से एक और नंबर ले जाऊं इधर, यहां से, वो नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ दी बी, यानी एक नंबर का एक से कनेक्टिविटी होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये ऐसा हो सकता है, इट इज बेसिकली मैनी वन फंक्शन, बट उससे पहले इट इज अ फंक्शन, ठीक है बेटा। तो फंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया आपको, क्या होता है के ए एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली या फिर एटमोस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी एलिमेंट के बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कनेक्टिविटी ए वाले एलिमेंट से होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है। एक चीज ये चीज ध्यान रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलोगे यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन, गॉट इट। यहां तक मेरी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को अच्छे से क्लियरली, ठीक है बेटा, मेरी यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब एक एग्जांपल और समझना यहाँ पे जरा, जैसे मैंने मान लो ये एक सेट लिया, ये और ये एक सेट लिया, ठीक है जी, ये ए और ये बी, वही सेम 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 भी, ठीक है। 1 की कनेक्टिविटी 5 से हो गई, चलो इसकी भी कनेक्टिविटी हमने इससे कर दी, कोई इसमें इशू नहीं, कोई इसमें इशू नहीं। अब हमने बोला जी 3 की कनेक्टिविटी 6 से है और 3 की कनेक्टिविटी 7 से भी है, समझ रहे हो मेरी बात को। 3 की कनेक्टिविटी 6 से भी है, 3 की कनेक्टिविटी 7 से भी है, तो हमारी स्टेटमेंट खराब हो गई। देखो मैं अपने स्टेटमेंट में एक चीज बेटा एक स्टेटमेंट और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, आपको समझ में आ जाएगी। इससे बेटा जरा समझना ध्यान से। मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर रहा हूँ या इसी को थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूँ, जैसे हमने लिखा ना एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अब इसी को एक ही तरह से और समझना, दैट इज लिखना तरीका, इफ ईच एलिमेंट if each element of A must be associated with unique element, with unique, समझ रहे बात को, with unique। अब देखो क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ बी सेम है, सब कुछ सेम है, एलिमेंट ऑफ बी सब कुछ सेम है, क्या फर्क हो गया, यहाँ पे एवरी एलिमेंट की जगह ईच एलिमेंट आ गया। अब देखो वो कहते हैं जी ईच एलिमेंट 3
एक एलिमेंट है, कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सोचो सोचो बेटा, यहाँ पे जो 3 है वो 6 के साथ भी जा रहा है, 7 के साथ भी जा रहा है, ठीक है, समझ लो मेरी बात को। तो गाइस इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, गॉट इट बेटा, ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कौन सा होगा बेटा? फंक्शन ओनली ये वाला होगा जहाँ पे दो एलिमेंट किसी एक के पास जा सकते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ के दो एलिमेंट किसी एक के पास जा सकते हैं, पर यहाँ के दो एलिमेंट यहाँ ए वाले किसी एक पे नहीं आ सकते, जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है बेटा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, गॉट इट। अच्छा, अब थोड़ी सी स्टेटमेंट समझना, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ चीजों को, लिखना बेटा, एक छोटा सा नोट है, दैट इज नोट छोटा लिखना बेटा यहाँ पर, दैट इज फिगर 1 represent a relation which is a function also, but figure 2 represents a relation which is not a function, hence every function is a relation, but a relation need not always be a function, got it। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आपको? यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारा x1 किसी से कनेक्टेड है, ठीक है, या जैसे हमने बोला कि सेट ए और सेट बी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक की इमेज दूसरी है तो दूसरी की प्री इमेज पहली वाली है, ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट जाता है कि अगर एक दूसरे की इमेज है, जो सेट ए है वो सेट बी की इमेज है, तो जो सेट बी है वो सेट ए की प्री इमेज होगी, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें थोड़ी बेसिक है, इनको अपने अकॉर्डिंगली देखना, ठीक है, ठीक है बेटा। होप्स आपको मेरी सब बातें बेटा समझ में आ गई होंगी। नाउ अब हेडिंग लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट हेडिंग, दैट इज डोमेन कोडोमेन। अच्छा, डोमेन कोडोमेन और ये सब चीजें मैं आपको जस्ट यहाँ पे भी बता देता हूँ, इधर भी बता देता हूँ, और आगे भी पता चलेगा। देखो ये जो है इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसके अंदर जो नंबर से इन हम कहते हैं बेटा कोडोमेन। लेकिन जिन नंबर से कनेक्टिविटी हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं रेंज, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा? रेंज, गॉट इट। मतलब ये डोमेन हो गया सेट ए, सेट बी वाले सारे कोडोमेन हो गए। और लेकिन जो भी सेट बी में इमेजेस है, ठीक है, ए की, उन्हें बेटा हम लोग बोलेंगे रेंज, गॉट इट। अब इस चीज को थोड़ा फॉर्मूले लिख लीजिए मेरे साथ में, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, गॉट इट। चलिए जी, देखो बेटा, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि तो जो सेट ए है वो डोमेन है पूरा का पूरा, ठीक है। सेट बी है वो बेसिकली कोडोमेन है, ठीक है जी। और जो रेंज है, रेंज क्या है जी? रेंज है सेट ऑफ इमेजेस अंडर फंक्शन एफ, ठीक है, सेट ऑफ इमेजेस अंडर फंक्शन एफ, जो भी फंक्शन है हमारा, उसके मतलब बेसिकली उसकी जो इमेजेस हैं वो हमारी रेंज है, गॉट इट। यानी आप ये कह सकते हो कि जो रेंज होती है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज इज अ सबसेट ऑफ
कोडोमेन, गॉट इट। अब देखो ये यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होंगे काफी सारे, बट अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसके बेटा कॉन्सेप्चुअली चीजें डिस्कस करते हैं, सारी की सारी जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीज हो सकती है वो सब बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब जरा एक हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ में, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है वन वन फंक्शन, ठीक है, वन फंक्शन सबसे पहला टाइप, ठीक है, वन फंक्शन। अच्छा बेटा अब चीज समझना कि व्हाट इज वन फंक्शन। वन फंक्शन बोला जाता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हर इमेज हैज ओनली वन प्री इमेज, ठीक है। वन फंक्शंस आर बेसिकली नोन एज के दिस इज अ फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो एवरी image has only one pre-image, has only one pre-image, ठीक है बेटा। जहाँ पे एक ही प्री इमेज हो, बेटा बहुत टेक्निकल बता रहा हूँ मैं आपको, ग्राफिकल भी बताऊंगा ये सब चीजें, ठीक है बेटा, ग्राफिकल भी बताऊंगा मैं आपको, पहले आप इसका जनरल समझ लो। ये हो गया जी हमारा ऑन टू फंक्शन आएगा जी, दूसरा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अच्छा अगर आपको पता हो कि जो वन फंक्शन होता है इसे आप इंजेक्शन भी कहते हो, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हो, ठीक है बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हो। और जो ऑन टू फंक्शन होता है उसे आप बेटा सर्जेक्टिव फंक्शंस के नाम से जानते हो, ठीक है बेटा। मतलब वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बात आ जाती है जी सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन क्या होता है बेसिकली। देखो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसका हर एलिमेंट जो कोडोमेन में होता है इज एन इमेज दैट इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जहां पे बेटा रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन के बराबर आ जाती है। यानी अगर हमारी एलिमेंट की अगर हर इमेज की बिल्कुल एक ही प्री इमेज होगी तो उसी अकॉर्डिंगली बेटा हर प्री जितने भी प्री इमेजेस हैं मतलब जितने भी सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है उन सब की इमेज भी होगी, ठीक है। समझ में आई बेटा मेरी आपको ये बात है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ऑन टू फंक्शन का मतलब हो जाता है कि इफ देयर इज ऑल रेंज, ठीक है, जितने कोडों में सब रेंज है सबकी कनेक्टिविटी ए से हो रही है, ठीक है बेटा। जैसे दैट इज ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर चीज मिल रही है एक दूसरे से, ठीक है बेटा, कोई भी इसमें नहीं रुक रहा। तो बेटा ये हो गया हमारा कोडोमेन, ठीक है जी। अब एक एक आता है जी हमारा बाइजेक्टिव, थर्ड वन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन, बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन ये होती है कि जो फंक्शन हमारा वन भी हो, जो फंक्शन हमारा बेसिकली वन भी हो एंड ऑन टू भी हो, ठीक है, ऑल द फंक्शन जो वन भी हो और ऑन टू भी हो। अब देखो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे दोनों केस हो जाते हैं। ऑन टू फंक्शन में मैनी वन वाला केस भी आ सकता है, ठीक है, और वन वाला केस भी आ सकता है वन वाला, लेकिन बाइजेक्टिव में ऑन टू होगा और साथ साथ वन होगा, यानी नॉट मेनी वन, गॉट इट। तो बेटा यहाँ पे हमारा एक ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब जस्ट छोटा सा कंसेप्ट समझना, मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक नोट लिखवा रहा हूँ फॉर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट बेटा कर सकते हो आप, ठीक है बेटा। अगर फंक्शन को मुझे ग्राफिकल समझाना है सामने वाले को, फंक्शन को मुझे अगर ग्राफिकल बताना है तो बेटा देखिए ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड के लिए बेटा क्या करना होगा तो कुछ समझना। हम ये कहते हैं कि हमारे पास मान लो फंक्शन है, चलो जी ठीक है, अब हम फंक्शन की हम डायग्राम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। फिर हम क्या करेंगे बेटा अगर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, समझ रहे हो, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें
और लाइन ड्रॉ करने के बाद वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में अगर वो एटमोस्ट एक ही पॉइंट पर कट करती है वो लाइन हमारे इक्वेशन को या डायग्राम को, तो ध्यान रखना वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? फंक्शन बताने की ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ फंक्शन। गॉट इट? ग्राफिकल मेथड ऑफ फंक्शन। अब देखो क्या है, देखो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पहले स्टेटमेंट समझना। कहते हैं इफ अ लाइन ड्रॉन parallel to y-axis cuts the graph at most one point, then the given graph is a function. Got it? Then a given graph is a function. अब थोड़ा सा एग्जांपल भी समझ लो। यहाँ पर एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना? शायद सही हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, देखो समझना टेक्निकल चीज को समझना है इधर। तो मैंने यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉ करी इधर, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैंने यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है, मुझे बताओ कितने बड़ा कट कर रही है। एक तो उसको यहाँ कट कर रही है और इसको यहाँ कट कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना दिस इज द रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे मैंने क्या बताया है आपको कि y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो कट करेगी एट मोस्ट वन पॉइंट। गॉट इट? वन पॉइंट पे मैक्सिमम कट करनी चाहिए एट मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं। एक तो ये हो गया। अब छोटा सा एक एग्जांपल और समझ लो बेटा आप। सेकंड एग्जांपल दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अब जरा इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। अब मुझे बताओ, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल्स टू 4x टूवर्ड्स पॉजिटिव x है ये। ठीक है, y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक यहाँ की तरफ और एक यहाँ की तरफ। माइनस होता तो वो उधर हो जाता। अब मैंने क्या करा जी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी y एक्सिस के पैरेलल। बच्चे कहते हैं सर y एक्सिस, y नॉट x एक्सिस। मेरे बच्चे देखो ऐसा हो जाता है कि y एक्सिस के पैरेलल इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं तो हम चेक करना चाहते हैं कि बेटा देखो इससे तो आपका 1 1 ऑन 2 वो फंक्शन कंफर्म होगा। जो x होता है वो सेट a है और जो b होता है वो सेट b, वो जो b होता है वो हमारा y एक्सिस है। ठीक है, जो सेट a है वो x एक्सिस है और जो सेट b है वो y एक्सिस है। तो वही तो लॉजिक क्लियर होगा हमारा कि हमारे अगर सेट a का हर एलिमेंट, अब देखो सेट a का हर एलिमेंट सेट b के एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर सेट a का एक एलिमेंट सेट b के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। ये तो बात हुई थी हमारी अभी थोड़ी देर पहले। सेट a का एक एलिमेंट सेट b के दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। उल्टा हो सकता है कि सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, वो चल जाएगा, बट ये नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे x को, जैसे एग्जांपल y की वैल्यू आ गई, आप x को यहाँ पे 2 रखोगे, ये आप कुछ भी रखो, आप जैसे y की वैल्यू है, y को आपने 1 रखा। ठीक है, तो x आ गया जी 1/4। y को आपने -1 रखा तो x आ गया अगेन माइनस, वो मतलब 1/4। समझ रहे हो? तो जब आपने y को +1 रखा तब भी 1/4 आया x की वैल्यू, और जब आपने y को -1 रखा तब भी x वैल्यू 1/4 आया। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू एक है, यानी डोमेन एक ही है। समझ रहे हो? बट उसकी जो कनेक्टिविटी हो रही है, उसको जो प्री इमेज है वो दो हो रही है। तो गाइस इट इज नॉट अ फंक्शन। गॉट इट? ऐसे गाइस मल्टीपल एग्जांपल्स हैं बेटा। मैं तो एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारे लिखता जाऊंगा, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब जितने भी डायग्राम बनाओगे, जितने भी गाइस होगा, वहां पे आपको सब चीजें पता लगती जाएंगी। गॉट इट बेटा? अब एक ये नोट नंबर 1 था। अब जरा बेटा एक नोट नंबर 2 समझे। नोट नंबर 2 में बेटा कहते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस।
बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बाकी आखिर में जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं उसके अलावा भी आपको बता दूंगा। जैसे कि हमारे पास में सेट ए है तो उसमें एलिमेंट है एम, और सेट बी है उसमें एलिमेंट है एन। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट है एम और सेट बी में एलिमेंट है एन। अब ये समझना बेटा ध्यान से, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है। ठीक है जी, सही नहीं था। यस ठीक है, तो ये है ए, ये है बी। इसमें 1 2 3 करते 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 कहाँ तक नंबर है जी? इसमें यहाँ पर नंबर जी एम तक। इसमें भी 1 2 3 करते 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 कहाँ तक है जी? एन तक है। अब देखो बेटा, सेट ए के अंदर एम एलिमेंट, सेट बी के अंदर एन एलिमेंट, तो दो अलग अलग हो गए। अब मुझे जस्ट एक बात बताओ, मुझे जस्ट एक बात बताओ, जो मैंने बोला जी मेरे को नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए कि इन दोनों सेट को यूज करके इतने नंबर फंक्शन हो सकते हैं। मैंने बोला जी वो जो वन की कनेक्टिविटी वन के साथ में, यानी जब मैं वन की कनेक्टिविटी कर रहा था तो वन के पास ऑप्शन कितने थे? वन की कनेक्टिविटी वन से भी हो सकती थी, टू से भी हो सकती थी, थ्री से भी हो सकती थी, और कितने नंबर से हो सकती थी बेटा? एन नंबर से हो सकती थी। नहीं, वन की कनेक्टिविटी एन नंबर से हो सकती थी। ठीक है, कोई बात नहीं। और जब मैं दो की कनेक्टिविटी करने आया तो ये क्या जरूरी मैं इसको दो को दो से करूंगा? नहीं, दो की कनेक्टिविटी अगेन वन से हो सकती है, टू से हो सकती है, थ्री से हो सकती है और टिल एन तक हो सकती है, यानी किसी से भी हो सकती है। होगी किसी एक से, बट किसी से भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? जो सेकंड प्लेस का नंबर है इसके पास भी एन ऑप्शन है। एज थ्री के पास बेटा कितने ऑप्शन है? एन ऑप्शन है। करते 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 जो मेरा एमथ नंबर है उसके पास भी कितने ऑप्शन होंगे? एन ऑप्शन होंगे कनेक्टिविटी होने के लिए। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि हमारे पास अगर एन मतलब अगर हम एम नंबर से, तो एम नंबर्स की n हो जाएगा। ठीक है, दैट इज n टू द पावर m, मतलब n टू टिल m टाइम्स, है ना? m टाइम तक तो जाएगा ये, तो n टू द पावर m। ठीक है बेटा, मेरी यहाँ तक की बात समझ में आती है आपको बेटा? तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको भी फंक्शंस का बताया है कि फंक्शंस का कि कनेक्टिविटी यहाँ से कैसे होती है। ठीक है बेटा, ग्राफिकली थोड़ा सा बताया है, बाकी आगे चल के मैं आपको ऑन टू और वन 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 और ऑन टू का भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल आप इतना समझना, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्लास है। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप पहले इसको अच्छे से समझ लो। मैं क्लासेस की लेंथ छोटी छोटी रखूंगा, कंसेप्चुअल क्लासेस की, न्यूमेरिकल्स काफी सारे कराऊंगा। ठीक है बेटा, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।